Kindly enlighten us, sir. माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय माधव जी, कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, आदरणीय राजीव महेश्वरी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आज के जो टॉपिक है डिस्कशन का, न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, ये जो छोटा सा स्लोगन है ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी की थीम के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। न्याय और स्वधर्म से राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण के बेसिकली 3 पहलू हैं। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी माय स्क्रीन, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यस सर। Yes, sir. ओके, तो राष्ट्र निर्माण के 3 पहलू हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक, और तीसरा सोशल। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी 3 एंटिटीज के ऊपर है। पहला सरकार, दूसरा सोसाइटी और कॉरपोरेट, और तीसरा हर इंडिविजुअल, हमारे देश का जो नागरिक है, हर इंडिविजुअल। वापस करो। हर व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है वो देश के प्रति प्राउड फील करता है। हर व्यक्ति जो एक्शन लेता है वो हमेशा देश के प्रति एक्शन लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जो सेल्फिशनेस की तरफ चला जाता है, और उसके बाद वो एक्शन जो है वो देश के प्रति डेट्रीमेंटल होता है। हम लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम जो भी एक्शन लें वो देश की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन लो, नॉट इन वर्ड्स बट इन डीड्स। अभी मैं पहले कुछ बातें एक इंडिविजुअल के लिए करूंगा, स्वधर्म की बात करूंगा, वहां से न्याय के ऊपर आऊंगा, और उसके बाद हम कॉर्पोरेट इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। आया। हम जब किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसके जो ट्रेड्स हम मेजर करते हैं, उसको जो एसेस करते हैं इंटरव्यू में या टेस्ट में, उसमें कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसमें कुछ नॉलेज होती है, कुछ स्किल होती है, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं। लेकिन अगर हम सब ट्रेड्स को लिस्ट करें तो हम देखेंगे कि 90% ट्रेड्स जो हैं वो एटीट्यूड के होते हैं। बहुत कम ट्रेड्स होते हैं जो नॉलेज या स्किल बेस्ड होते हैं। वही ट्रेड्स, वो हम क्यों ट्रेड्स करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हर इंडिविजुअल जो हो वो कंपनी के प्रति जिम्मेदार हो, कंपनी के प्रति लॉयल हो, कंपनी के प्रति रेस्पेक्टफुल हो। यही चीज हम लोगों के लिए वैलिड होती है अगर हम देश के प्रति बात करें। वो बेसिकली हम 5 एटीट्यूड्स होते हैं। एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, respect for laws and regulations, respect for rights of citizens. These are, I don't need to explain about them. These are very simple to understand. हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हम विदेश की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं या सिंगापुर की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारा भारत देश उस तरह का देश बने, परंतु हम ये नहीं देखते हैं कि वहां के लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर है, और हमारे लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या कैरेक्टर है। हमारे सारे एक्शंस, मोस्टली एक्शंस स्वार्थ की तरफ जाते हैं।
वहां पे सारे के सारे एक्शंस पहले जिम्मेदारी की तरफ जाते हैं, उसके बाद स्वार्थ की तरफ जाते हैं। और वो बनने के लिए हमको ये ट्रेड्स, ये एटीट्यूड्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे। एक हम देश की बात करते हैं तो हम एक करप्शन जो है वो हमारे देश में बहुत बड़ी बुराई है। आयन रैंड का स्टेटमेंट है, when you see that trading is done not by consent but by compulsion, when you see that in order to produce you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by graft and by pull not than by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you, when you see that corruption is being rewarded and honesty is becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Unfortunately, हमारा देश इसके कगार पर खड़ा है और ये सारी की सारी चीज आती है क्योंकि स्वार्थ। हम हर व्यक्ति को एक छोटा सा काम अगर गवर्नमेंट के पास जाके करना पड़ता है तो उसके लिए सही भी है, वो हमारा राइट है, उसके बावजूद हमको उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, ब्राइब करनी पड़ती है, तब वो जाके हमारा काम करता है। एक दलाई लामा का स्टेटमेंट है, रॉन्ग इज रॉन्ग even if everyone is doing it, right is right even if no one is doing it. तो हम अगर निस्वार्थ की बात करेंगे, हम अगर देश के प्रति जागरूक होने की बात करेंगे, अगर हम देश के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बात करेंगे, अगर हम देश के प्रति अपना धर्म निभाने की बात करेंगे, तो हमको इसको देखना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर दुनिया कर रही है तो वही सही है और ये तो कोई भी नहीं कर रहा है तो ये गलत है। इस चीज के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो नेसेसरीली हम राइट का ख्याल करेंगे, रॉन्ग का ख्याल नहीं करेंगे। राइट की बात करेंगे तो न्याय होगा, रॉन्ग की बात करेंगे तो अन्याय होगा। न्याय डीलिंग्स में, एनीवेयर एवरीवेयर, न्याय हमारे बिहेवियर में, courteous towards all fellow citizens। आपको एक कहानी में इसके पहले सुनाता हूं। जब हम दलाई लामा की बात कर रहे थे, हमारे प्रिंसिपल, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एमएन कपूर साहब हमारे प्रिंसिपल थे। तो उस जमाने में, और आज भी होता होगा, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं। उस जमाने में हमारे स्पोर्ट्स मैचेस उम्र के हिसाब से होते थे, अंडर 16, ओवर 16। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी स्कूल की टीम अंडर 16 में ट्रॉफी जीत के लाई। ऑब्वियसली सब लोग खुश थे। हाउएवर इट सो हैपेंड कि उसमें एक लड़का 16 बरस से कुछ हफ्ते ऊपर चला गया था। सच्चाई ये है कि जब वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो वो लड़का 16 साल से नीचे था। बाय द टाइम द टूर्नामेंट गॉट ओवर, वो 16 साल से ऊपर चला गया। कपूर साहब ने कह दिया, हम लोग ये टूर्नामेंट गलती से जीते हैं, फ्रॉड से जीते हैं, अन्याय से जीते हैं, ये ट्रॉफी हम डिजर्व नहीं करते हैं। उन्होंने वो ट्रॉफी वापस कर दी। उस जमाने में तो हम लोगों को सबको बहुत खराब लगा, लेकिन बाद में, आज 50 साल से ऊपर हो गया है, आज भी मैं ये इंसिडेंट याद करके मैं सोचता हूं हमको हमारे प्रिंसिपल ने कितनी बड़ी सीख दी कि हमारी जो अचीवमेंट है, हमको जो जीतना है, वो हम न्याय से जीतें, अन्याय से ना जीतें। वही हमारी बात है, जस्टिस इन डीलिंग्स, एनीवेयर एवरीवेयर, जस्टिस इन बिहेवियर, courteous towards all fellow citizens। आपको दो सच्ची घटनाएं और सुनाता हूं, एक मेरे ताऊजी की और मेरे खुद का एक्सपीरियंस। मेरे ताऊजी रामकृष्ण डालमिया जी, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है। रामकृष्ण डालमिया जी जब फैक्ट्री विजिट किया करते थे तो उनकी हैबिट थी, कभी कभी रात को वो फैक्ट्री में घूमने चले जाया करते थे।
एक बार वो फैक्ट्री में जाने के लिए जब गए तो गेट के ऊपर एक चौकीदार ने रोक दिया। चौकीदार नया था, उनको पहचानता नहीं था। ताऊजी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं हूं यहाँ का मालिक रामकृष्ण डालमिया। चौकीदार ने हाथ जोड़ लिया, मना कर दिया, सर मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरे ताऊजी उस समय नाराज नहीं हुए। अगले दिन ऑफिस में उन्होंने उस चौकीदार को बुलाया। चौकीदार को बुला के उसको रिवार्ड दिया। इसलिए रिवार्ड दिया कि तुम घबराए नहीं, तुम छोटे तबके के होने के बावजूद तुमने ये नहीं सोचा कि मालिक मेरे सामने खड़ा है उसको, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, तुमने अंदर नहीं जाने दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही अपना आगे की ड्यूटी निभाते रहना, ये तुम्हारे लिए रिवार्ड है। दूसरा मेरा खुद का, मैं छोटा था, 10 बरस का होऊंगा या 12 बरस का होऊंगा। हमारे घर के पास एक बंगाली मार्केट हुआ करता था, आज भी एग्जिस्ट करता है। पारस ब्रदर्स की एक दुकान हुआ करती थी। आज पता नहीं शायद वो दुकान एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मैं सुबह सुबह उस दुकान में, मुझे कुछ सामान खरीदना था, मैं सुबह सुबह उस दुकान में गया। दुकान खुली खुली थी, झाड़ू लग रहा था। वहां का जो नौकर झाड़ू लगा रहा था, गलती से उसका झाड़ू मेरे पांव पे चढ़ गया। मेरा पारा 7वें आसमान पर। 10 बरस का लड़का या 12 बरस का होऊंगा, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, शायद उस वजह से मेरे मन में अहंकार रहा होगा। मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। मैंने उस नौकर को डांट दिया, वो बेचारा चुप के पीछे की तरफ चला गया। मैंने मेरा सामान लिया। जैसे ही मैं सामान लेके वापस मुड़ा, उस दुकान के ओनर ने मुझे बुलाया, बच्चे सुन। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। वो एक बात बोले ये जो झाड़ू तेरे पाँव में लग गया, ये उसने जान के लगाया कि गलती से लग गया? उस समय तो मुझे गुस्सा था, मैंने तुनक के कह दिया कि जैसे भी लगाया गलत तो हुआ। उस आदमी ने मुझे आगे कुछ नहीं बोला, मैं चला आया। कुछ समय बाद ये जो इंसिडेंट है मेरे मन में बहुत घर कर गया, मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, और उसकी वजह से मैं, मेरे जितने भी ऑफिस में एम्प्लॉयज हुआ करते हैं या मेरे घर में एम्प्लॉयज हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनके साथ प्यार से बात करूं, कर्टसी से बात करूं। अगर कोई चीज के लिए गुस्सा भी करना है तो आधे मिनट का गुस्सा करके बंद कर दूं। और ये मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा जो मैंने एक गलत काम कर दिया था। हम ये जो सही है और ये जो गलत है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? कई दफा मन में बहुत एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। दिवाली पे हम लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद एक कॉपी के ऊपर हम लोग एक साथिया बनाते हैं। साथिया बना के उस पर लिखते हैं शुभ लाभ, और फिर उसकी पूजा करते हैं। वो हम पूजा क्यों करते हैं? उसका मेन पर्पस है कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो शुभ हो, मेरे प्रॉफिट में कहीं भी कोई गलत चीज ना आ जाए। और वो जो प्रॉफिट, उसके बाद हम लिखने के बाद हम भूल जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं, फिर अपने तौर तरीकों में उसी तरह से हम करते रहते हैं। परंतु अगर हम इसको करना चाहें, हम अपनी विचारधारा को ठीक करें, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ लाभ। अगर हमारी विचारधारा सही रहेगी, हमारा कर्म नेसेसरली सही रहेगा, तो हमारा लाभ जो है वो नेसेसरली सही रहेगा। लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे, वही हमारा उसका हमको जवाब मिलेगा। जेआरडी टाटा का स्टेटमेंट है। अब मैं कॉर्पोरेट की तरफ आता हूं।
In a poor country like ours, in which so many people are economically deprived, the social obligations of organized business must go beyond the accepted duties of making a good product, selling it at a fair price, paying fair wages, providing good working conditions to labor, and paying taxes in full. अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. In a free enterprise, citizen is not just another stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. हमको ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट इज ए मोटिव, बट इट मस्ट नॉट बिकम द सोल मोटिव. उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, हमारे डिसीजंस का, जो हम जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट आता है, उसका जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है, वो उस इम्पैक्ट का क्या होगा. मैं आपको दो और छोटे छोटे इंसिडेंट सुनाता हूँ. जीडी बिरला, सबने नाम सुना हुआ है उनका. वो एक बार शाम को अपने घर में बैठे हुए थे तो उनका पोता आया. उनके पोते ने एक सूट लेंथ दिखाई और उन्होंने सूट लेंथ में लिखा, तो सूट लेंथ में बताया, थोड़ा मारवाड़ी में बोलूंगा, समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है, पर कहानी थोड़ी सी इजी हो जाएगी बताने में. वो बोला, दादाजी को काको जी बोला करते हैं वो लोग, तो बोला, काको जी ये सूट लेंथ में लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ये लोग, ये एक एक सूट लेंथ 3-3 लाख की है और इनमें मारो बहुत चोखो प्रॉफिट होगा. जीडी बिरला जी ने पूछा, भाया कितनी सूट लेंथ बेच ले वो साल में? उनका पोता बोला, काको जी 1000 में तो बेच ही लेवांगा. जीडी बिरला जी ने छोटा सा मुंह करके बोला, चोखो. उनके पोते को पता, आइडिया लगा कि शायद काको जी खुश नहीं है. उन्होंने पूछा, काको जी क्या हो थे, खुश को नहीं? जीडी बिरला जी का जवाब था, भाया तू तो 3-3 लाख की सूट लेंथ बेच के बहुत प्रॉफिट कमा ले होगो, पर सोच वो मिडिल क्लास वाला आदमी जी की छोरी ब्याई जाओगी, वो बटे जब लड़का वाला 3-3 लाख की सूट लेंथ दहेज में डिमांड करेगा, तो वो मिडिल क्लास को आदमी उनको के हुआ गो. सिटीजन, सोसाइटी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्रॉफिट्स का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी कहानी सुनाता हूं, सुमत मुलगांवकर की. ही वॉज द चीफ ऑफ टेल्को. ट्रक्स बनाते थे वहां पे, अभी भी बनती हैं ऑफ कोर्स. उस जमाने में जो गियर बॉक्स हुआ करता था वो नॉन सिंक्रोनस गियर बॉक्स हुआ करता था. नॉन सिंक्रोनस गियर बॉक्स की वजह से ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ होती है. जो स्टीयरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको बहुत हार्ड तरीके से वो घूमता है, तो आदमी थक जाता है. सुमत मुलगांवकर बोले कि हमको हमारे ट्रक्स में सिंक्रोनस गियर बॉक्स डालना जरूरी है, जिसकी वजह से उस ड्राइवर को तकलीफ ना हो. उनके जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने कहा, सर सिंक्रोनस गियर बॉक्स हमको इंपोर्ट करेंगे तो महंगा बहुत पड़ेगा और हम इसकी वजह से टाटा ट्रक का दाम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हमारे प्रॉफिट का लॉस बहुत हो जाएगा. सुमत मुलगांवकर का एक ही जवाब था, मेरे लिए मेरे कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हमको जो प्रॉफिट कमाना है वो हमारी एफिशिएंसी से कमाना है, हमारे बेटर मैनेजमेंट से कमाना है. हमको हमारे जो कस्टमर हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट देना है एट व्हाटएवर कॉस्ट. अगेन, सिटीजन, सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट, बट उसका इम्पैक्ट हमारे सिटीजन्स पे, सोसाइटी पे क्या होगा, वो जानना बहुत जरूरी है. अब मैं आपसे बात करता हूं हमारे इंडियन नैरेटिव की, जो हमारे देश की आज एक बहुत स्थिति खराब हो रखी है. सबसे पहले मैं देश के इतिहास की बात करता हूं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या हमारे महाराष्ट्र राजस्थान से आसाम अरुणाचल तक,
हमारा इतिहास इतना गर्व से भरा पड़ा है, इतनी गर्व की कहानियां भरी पड़ी हैं, परंतु जो हमको पढ़ाया जाता है वो है मुगल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, मुगलों के पहले जो मुस्लिम्स आए जिन्होंने हमको लूट के लेके चले गए, वो हिस्ट्री, जिसकी वजह से हमारे देश में या हम लोगों को एक दबे हुए व्यक्ति की फीलिंग होती है और हम एक दबा हुआ सिटीजन फील करते हैं। गर्व जो है वो हमारे इतिहास को जान के हम गर्व को भूल जाते हैं, हम गर्व हमारा नहीं है। अगर हम महाराणा प्रताप की बात करें, रानी झांसी की बात करें, शिवाजी की बात करें, पंजाब की हिस्ट्री की बात करें, महाराजा रंजीत सिंह की बात करें, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें, ये तो नैरेटिव हमारे पास फिर भी छोटा छोटा अवेलेबल है, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं जाता है। परंतु इसके अलावा अहोम डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी, साउथ में चले जाएं तो मार्तंड वर्मा, इधर हम उड़ीसा में आ जाएं तो क्या नाम है उस, हाँ, बिरसा मुंडा। ये हमारे जो हैं ये नैरेटिव्स हम सीख नहीं सकते हैं, हमारे बच्चों को कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं, हम कहीं जानते नहीं हैं। इन नैरेटिव्स को हमको निकाल के बाहर लाना पड़ेगा। इन नैरेटिव्स को हमको पुस्तक के फॉर्म में, हम टेक्स्ट बुक, हमारी वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक को चेंज कर सकें, परंतु हम ऐसी किताबें छपवा सकते हैं, हम उनको बंटवा सकते हैं, जिससे कि लोगों को स्कूल में, कॉलेजेस में इसकी रियल नॉलेज मिले। क्या कोई कह सकता है, किसी को मालूम है अंगकार एंकोर वेट जो एक बहुत बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, वो तमिल किंग्स ने बनवाया था? मेरे को भी नहीं मालूम था, मुझे आज मालूम चला जब मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा। पैलेस्टीन में एक मंदिर है जो इंडियंस ने बनवाया, इंडियंस लेबर गए वहां पे, इंडियन किंग्स ने बनवाया, वो भी मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम है। ये अगर हम पता करें, इसको नैरेटिव को हम क्रिएट करें, इकट्ठा करके हम उसको बढ़ाएं, दूसरों को पहुंचाएं, तो हम एक ट्रू इतिहास का नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। एक आज नैरेटिव चल रहा है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। हमारे इतिहास में हमको यही पढ़ाया जाता है कि आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने या तो माइग्रेट किया या इन्वेड किया, और जितने भी लोग हिंदुस्तान के थे उन सबको साउथ में खदेड़ दिया। साउथ वाले हो गए द्रविड़, नॉर्थ वाले हो गए आर्यन, और नॉर्थ वाले हो गए सुपीरियर, साउथ वाले हो गए इंफीरियर। अगर हम इसकी भी रिसर्च हो चुकी है, नॉर्थ और साउथ वालों को अगर हम डीएनए टेस्ट करें, दे आर ऑल द सेम। और एक रिसर्च नहीं है, इसके ऊपर कई रिसर्च हो चुकी हैं, इनके डीएनए सेम है, विच मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो आर्यंस, देयर इज नो द्रविड़। हम लोग शुरू से हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, नॉर्थ में रहने वाले हैं, साउथ में रहने वाले हैं, परंतु हम सारे के सारे एक हैं, अलग अलग नहीं है। ये जो अलगाववाद क्रिएट किया ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने, उसकी वजह से साउथ में हीन भावना क्रिएट करके ये कन्वर्जन्स का जो चक्कर शुरू हो गया, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत खराब है। अब मैं आपको बात करता हूं हमारे साइंटिफिक, हमारे जो लिटरेचर अवेलेबल हैं उसमें जो बहुत वास्ट नॉलेज भरी हुई है। हमारे संस्कृत के लिटरेचर और हमारे तमिल के लिटरेचर, इसमें बहुत वास्ट नॉलेज भरी पड़ी है, साइंटिफिक नॉलेज, मेडिकल नॉलेज और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परंतु इसको रिसर्च करके उभार के लाने वाला कोई नहीं है।
ये जो एंशिएंट नॉलेज है, अगर हम इसको उभार के ला सके, संस्कृत पढ़ना इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर हम इसको उभार के ला सके, और संस्कृत का स्कॉलर्स हमको BHU में मिल जाएंगे और श्रद्धानंद विद्यालय जो बनारस में है उसमें मिल जाएंगे। तमिल की जो नॉलेज है वो तमिल के स्कॉलर्स हमको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। बहुत स्कॉलर्स मिल जाएंगे हमको काम करने के लिए, उनको स्पॉन्सर्स चाहिए। ये जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है, इसको लाने के लिए हम जो गिफ्टेड स्कॉलर्स हैं उनको हम स्पॉन्सर करें, उनसे हम रिसर्च करवाएं, रिसर्च करवा के उन रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करें। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस नॉलेज को हम प्रोपगेट करें। इसलिए प्रोपगेट करें क्योंकि आज के जो सो कॉल्ड नॉलेज वाले लोग हैं, हिस्टोरियंस जो लोग हैं, वो इन सब को आगे नहीं आने देंगे, और वो आगे लेके आना वो हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगली चीज क्या है? वीकेस्ट लिंक इन इंडिया, हमारे गांव, हमारा मैन ऑन द स्ट्रीट। हमारे जो गांव हैं, फार्मर्स, दे ब्रिंग फूड ऑन आवर टेबल, परंतु वो गरीब से गरीब हैं। उनकी आमदनी साल में थाउजेंड्स में है, लाखों में नहीं है। हम ये जिम्मेदारी हमको उठानी चाहिए कि हम उनको, उन फार्मर्स के प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके हम अच्छे मार्केट्स में, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स में हम उनको कैसे ला सकते हैं। वहां की जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, जो खत्म हो गया है, वहां का जो पुराना पुराना कुटीर उद्योग है, वो जो खत्म हो गया है, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। उस रिवाइवल को करके हम उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं, जिससे उसकी सारी की सारी आमदनी हमारे फार्मर्स को, हमारे विलेजर्स को मिले। ये अगर हमारे फार्मर्स को, विलेजर्स को मिलेगा तो वहां से माइग्रेशन बंद हो जाएगा। हमारे फार्मर्स के जो बच्चे आज फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं, वो फार्मिंग में एज ए वर्क जुट जाएंगे। ये वर्क अगर हम कर सके तो हमारे विलेजेस का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। दे आर ए पार्ट ऑफ अस, और उनकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी फैक्ट्रीज हैं चारों तरफ, उन फैक्ट्रीज के चारों तरफ गांव हैं, 100 गांव, 150 गांव। हम उनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लें? अडॉप्ट करके उनके इस तरह का काम, इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल, हम इस तरह का काम अगर हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा वीक लिंक है मैन ऑन द स्ट्रीट। मैन ऑन द स्ट्रीट जो है, उसकी डिग्निटी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाउ कैन वी इंप्रूव द डिग्निटी ऑफ दैट मैन? उसकी एस्टीम हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? मैंने देखा है, जूठा खाना अगर हमने छोड़ दिया, वो उस जूठे पत्ते को उठा के चाट लेता है। ऐसा व्यक्ति, उसको हम खाना कैसे दे सकते हैं? उसको हम शेल्टर कैसे दे सकते हैं? उसको हम हेल्थ का कुछ कर सकते हैं क्या? उसको हम छोटा सा एजुकेशन का कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? उसके लिए हम कोई बहुत छोटा सा उद्योग उसको हेल्प कर सकते हैं क्या उसको कराने में, जिससे उसकी वो ही डज नॉट नीड इनकम इन लैक्स, ही नीड्स इनकम इन थाउजेंड्स। उसको वो हजारों की इनकम हम क्रिएट करवा सकते हैं क्या? तीसरा हमारा वीक लिंक है आज हमारा, मैंने इसमें अनफॉर्चुनेटली इसमें स्लाइड में डालना भूल गया, हमारा जो एक विंग है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में करोड़ों लोग हर साल पास आउट होते हैं, बट अगर हम सबको इंटरव्यू करें तो हम देखते हैं मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। मोस्ट पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। ये स्थिति जो हमारे देश की है, उसकी जिम्मेदार सरकार को जिम्मेदारी हम हर चीज के लिए ना दें, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने, many of our corporates have their schools, some of them even have their universities, colleges. वहां पे हम इस चीज को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं? बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर नॉलेज, उनको जो हमको खड़ा करना है, दे हैव टू बी यूजफुल पीपल, स्कॉलर्स,
rather than just run of the mill graduates. कॉलेजेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट IITs, यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर अर्बन नक्सल्स ने बहुत बड़ा प्रभाव कर लिया है। ये अर्बन नक्सल्स जो ये हैं, ये हमारे देश को तोड़ रहे हैं। इनसे हम कैसे खत्म हो सकते हैं? कम से कम हम जो अपने कॉलेजेस हैं उसमें तो इंश्योर करें कि वी डू नॉट अलाउ सच पीपल टू बिकम ए पार्ट ऑफ our system, our association, our college, our university, even in our school, कि वो अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा देवें और उसकी तरफ स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देवें। इट इज वेरी, एक चीज आपको और बोलता हूं, कैपिटलिज्म क्या है? ओके, बिफोर दैट लेट मी जस्ट कम बैक टू रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। रिसोर्सेज हो गए हमारी हवा, पानी, जमीन, इन सब को हम गंदा कर रहे हैं। हमको, हमारी जिम्मेदारी है इनको साफ करना, साफ रखना। We can consume them, but we cannot waste them. This is nation, this is not us. हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं, वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं, पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारे ये देश का ट्रू हेरिटेज है, ये हमारे देश की ट्रू नेशनल आइडेंटिटी है। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज समथिंग विच इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो ग्रीड, करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हमारी चॉइस है हम कौन से कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आई एम श्योर सब लोग ये चाहेंगे, माई कैपिटलिज्म शुड बी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक JRD टाटा का स्टेटमेंट है, अगेन मैं JRD टाटा की बात करता हूं, इट इज नॉट द इकोनॉमी अलोन दैट विल एडवांस आवर नेशन, इट इज ऑल्सो द एटीट्यूड, कैरेक्टर, compassion, heritage, which will create our true national identity and help in our true advancement. दोस्तों, देश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। 10%, 15%, आप जो चाहो उसको बनाओ। उस समय हमको टैक्स नहीं देखना है कि ये हमारा खर्चा टैक्स में अलाउड है कि हमारा खर्चा टैक्स में अलाउड नहीं है। हमको वो 10%, 15% खर्चा देश के हेरिटेज को, देश के नैरेटिव को, देश की ट्रू आइडेंटिटी को हमको उभार के लाने में उसको खर्चा करना है। आपको एक छोटा सा गाना सुनाता हूं, सबने सुना होगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर एवरीवन। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। नहीं मिटने दूंगा ये देश, नहीं मिटने दूंगा ये देश, नहीं झुकने दूंगा। ये जो गाना है, ये जितना भी मैंने कहा, और आई एम श्योर आपकी भी थॉट्स वही हैं, हमको देश ना तो मिटने देना है ना झुकने देना है। हमारा हेरिटेज, हमारा राष्ट्र जो निर्माण है वो यहीं से होगा। मेजर गौरव आर्या का सबने नाम सुना होगा। नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग मस्ट नेवर बी compromised. It's very simple to understand. I don't need to explain it. दोस्तों, हमें जान नहीं देनी है, लेकिन देश को हमें अपनी जिंदगी देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी जिंदगी
देनी है। हम अपने देश के लिए, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं? अ बेटर इंडिया देन व्हाट वी इनहेरिटेड। हम जब वसीयत की बात करते हैं, हम अपने अगली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर हमको अपने बाप दादा से 100 रुपए मिला था तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए उसको 200, 300, 400, 500 करके उनको दे के जाएं। हम हमारे देश के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए क्या विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं? A worse India than what we inherited, or a better India than what we inherited? What will matter is not your success, but your significance. Not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate you. What will matter is not your competence, but your character. Not how many people you knew, but how many people will feel a lasting loss when you are gone. What will matter is how long you will be remembered, by whom, and for what. Living a life that matters is not an accident, is not a matter of circumstance, but of choice. दोस्तों, circumstances nahi, choice. We have to choose what kind of nation we want to build. The true heritage of India, the true identity of India, हम क्या विरासत छोड़ के जाने वाले हैं अपने आगे की जनरेशन के लिए? A better India, ये हमको अपने लिए, अपने मन में सोचना पड़ेगा। मेरे सपनों का भारत मेरी मुट्ठी में है, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आई विल बी हैप्पी अगर कोई मुझसे चैट करना चाहे मेरे ईमेल पे, और अगर यूट्यूब पे मेरे कई वीडियोस हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बेसिकली ऑन नेशन बिल्डिंग। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, और ईमेल पे अगर आप चैट करना चाहें मेरे साथ चैट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Thank you, sir. के विचार Thank you so much. के Thank you so much. Thank you, sir.